नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया और साथ ही देश के लोकप्रिय राजनेता पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण मनोहर पर्रिकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मनोहर पर्रिकर की सरलता, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, साथ ईमानदारी आज भी राष्ट्रीय सेवा के मार्ग पर कार्यरत सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके कर्मठता, निष्ठा ने राजनीतिक प्रशासन में भी एक मिसाल कायम की है। कई बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस पोस्ट में किया है। साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मनोहर पर्रिकर को याद किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे प्रशासनिक तौर की बात करें या फिर एक अच्छे राजनेता की बात करें, दोनों ही पहलुओं में पूरे तरीके से एक मिसाल वो बनकर रहे हैं। आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात 12 दिसंबर को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर मुंबई चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, संचालन, इसके साथ ही अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने आयोजन को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों, आयोजकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यह बैठक आगामी कार्यक्रम की योजनाओं को अंतिम रूप देने, समन्वय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को लेकर बैठक की है। सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर ये बैठक हुई, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम को लेकर आयोजकों से भी चर्चा की गई है। तमाम तैयारियों पर फोकस किया गया है। अधिकारी, इसके अलावा आयोजकों को भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन आज होगा। 11 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे पंकज चौधरी, जहां पर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच बीजेपी राज्य मुख्यालय लखनऊ वो पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे नामांकन पत्र उन्हें देंगे। बीजेपी कार्यालय पर दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। 14 दिसंबर को होगी आधिकारिक घोषणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नामांकन होगा। 11 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे पंकज चौधरी, जहां पर 12:30 से 1 के बीच में बीजेपी राज्य मुख्यालय लखनऊ पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन वो भरेंगे। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे नामांकन पत्र उन्हें देंगे। बीजेपी कार्यालय पर दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन करेंगे। तो आपको बता दें कि आज नामांकन होगा। 14 दिसंबर को वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी, जब आखिरकार मोहर लगेगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश बीजेपी में कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, किसके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि बहुत जल्दी पंचायत चुनाव होने हैं। उसके बाद 27 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी पूरे तौर तरीके से अगर बात करें तो ओबीसी समुदाय से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है, क्योंकि 52% वोटर्स की बात करें तो वो ओबीसी समाज से आते हैं, जिसमें कुर्मी, यादव, जाट, गुजर, ये तमाम जातियां इसमें शामिल हैं ओबीसी में। ऐसे में उन 52% वोटर्स को किस तरीके से साधना है, इसको लेकर बीजेपी चाहती है कि ओबीसी से ही अगला प्रदेश अध्यक्ष हो। अब चलिए आगे बात लखनऊ की ही करते, जहां पर बिजली चोरी ओटीएस योजना एक बार फिर से शुरू, जहां पर बकायेदारों को दोबारा से मिलेगी पंजीकरण की सुविधा।
जुर्माने में छूट पाने का मौका एक बार फिर से मिलेगा। अमौसी में हुए सबसे अधिक पंजीकरण। लखनऊ में 1297 उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकृत कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से अगर लखनऊ की बात करें तो बिजली चोरी ओटीएस योजना फिर शुरू हो चुकी है। बकायेदारों को दोबारा से मिलेगी पंजीकरण की सुविधा। जुर्माने में छूट पाने का मौका उन्हें मिलेगा। इसके अलावा अमौसी में हुए सबसे अधिक पंजीकरण। वहीं लखनऊ में 1297 उपभोक्ता हुए हैं पंजीकृत। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर बता दें कि बिजली चोरी ओटीएस योजना एक बार फिर से शुरू। बकायेदारों को दोबारा मिलेगी पंजीकरण की सुविधा। जुर्माने में छूट पाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अमौसी में भी हुए हैं सबसे अधिक पंजीकरण। यानी कि लखनऊ की बात करें 1297 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, जहां पर कफ सिरप सिंडिकेट मामले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने की है बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू। यूपी के 25 ठिकानों की बात करें तो ईडी की छापेमारी लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद सहित कई ऐसे जगह जहां पर छापेमारी चल रही है। जौनपुर में भी छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच को आगे बढ़ाया है। लखनऊ में बर्खास्त एसटीएफ सिपाही आलोक प्रताप सिंह की कोठी पर भी दबिश दी गई है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर यह तलाशी शुरू की गई है। तो ईडी ने की है बड़े पैमाने पर इस कार्रवाई की शुरुआत। यूपी की बात करें तो 25 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई ऐसे राज्य जहां पर इसको लेकर कार्रवाई चल रही है। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच ईडी कर रही है, क्योंकि कफ सिरप को लेकर एक बड़ा सिंडिकेट है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी ये इस कफ सिरप को सप्लाई करते थे। यानी कि अवैध रूप से इस कफ सिरप से अर्जित की थी संपत्ति, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से। तो खुफिया इनपुट्स के आधार पर फिलहाल यहां पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कफ सिरप सिंडिकेट मामले में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। अब आगे बात करते हैं, जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को होगा भव्य आयोजन। आपको बता दें कि उप मंदिरों पर फहराया जाएगा ध्वज। जहां पर बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को होगा भव्य आयोजन। इसको लेकर तमाम तैयारियां अयोध्या में की जा रही है। एक बार फिर से अयोध्या पूरे तरीके से सज धज कर तैयार होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी ये वर्षगांठ, तमाम कार्यक्रम वहां पर होंगे। 31 दिसंबर को होगा भव्य आयोजन। जो उप मंदिर वहां पर है, ध्वज वहां पर फहराया जाएगा। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी। 31 दिसंबर को होगा भव्य आयोजन। उप मंदिरों पर फहराया जाएगा ध्वज। आपको बता दें कि तमाम तैयारियां वहां पर की गई है। अब शुरुआत हो चुकी है तैयारियों की। इससे पहले अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी, जहां पर किस तरीके से जब ये कार्यक्रम आयोजित होगा, वहां पर जो भीड़ पहुंचेगी, जो भक्त वहां पर पहुंचेंगे, उन्हें किस तरीके से मैनेज करना है, आखिरकार इसको लेकर भी चर्चा हुई है। अब इसके अलावा मंदिर की साज सजावट की बात करें तो उसको लेकर भी बैठक हुई थी। तमाम तैयारियां वहां पर सिक्योरिटी के आधार पर देखें तो देखिए, तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरीके से वहां पर जांच चल रही है। ऐसे में 31 दिसंबर को जब ये भव्य आयोजन होगा, इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी की गई हैं। अब चलिए आगे बात देवरिया की करते हैं, जहां पर सलेमपुर क्षेत्र में एक निजी स्कूल की वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, जिस वजह से अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।
इस घटना में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है, पर स्कूल वाहनों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल जरूर खड़े हुए हैं, क्योंकि कई बार देखा है जब मानक पूरे नहीं होते हैं, ऐसे स्कूल बस की बात करें, वाहनों की बात करें, तो बच्चों को बैठा दिया जाता है, उनकी जान से यहां पर खिलवाड़ किया जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से देवरिया में देखने को मिली है, जब इस वाहन में आग लगी है। फिलहाल गनीमत ये रही है कि किसी के हताहत होने की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। सभी बच्चों को इस वाहन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि जब मानक पूरे नहीं होते हैं, अगर इन वाहनों में किसी भी तरीके की खराबी है, तो आखिरकार ये वाहन स्कूलों में क्यों संचालित हो रहे हैं? क्यों बच्चों को इन वाहनों में बैठाया जा रहा है? बच्चों की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? तमाम सवाल यहां पर उठते हुए तो स्कूल वाहन सुरक्षा पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है, फिलहाल गनीमत रही है कि यहां पर कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इसमें सवार सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन फिलहाल इस तरीके के वाहन, इस तरीके के स्कूलों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, जहां पर बिना मानकों के ये वाहन संचालित किए जा रहे हैं। अब आगे बात अलीगढ़ की करते हैं। अलीगढ़ में शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में जो पुलिसकर्मी है वो शराब के नशे में अपनी सरकारी गाड़ी को सूखे नाले में वो पलट जाती है। जब क्रेन वाले ने किराया मांगा, यानी कि जब उस वाहन को बाहर निकाला, उसने इन पुलिसकर्मियों से किराया मांगा, तो चालक के साथ ही इन पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट की है। अब इसको लेकर एसएसपी ने इस पूरे मामले पर गंभीरता से इस घटना को देखते हुए इस पर कार्रवाई की है। पीआरवी पर भी तैनात 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा मॉनिटरिंग के अनुसार यहां पर जिस तरीके से लापरवाही की गई है, इसको लेकर भी 2 दरोगाओं पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। यानी कि जब ये वीडियो सामने आया, इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, अनदेखी यहां पर की गई है, लापरवाही यहां पर बरती गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर 2 दारोगा को भी निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में पहले ही 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया था। शराब के नशे में थे ये पुलिसकर्मी। चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 17 टोल प्लाजे बंद करते जी, ग्राउंड बन रहे ने पिंडां च, खेडां ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੰਮ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਡ ਪਾ ਕੇ, ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲੇ, ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, मैं जापान ते कोरिया गया होया सी, इन्वेस्टरां नाल गल कीती, तुहाडे सामने सारी डिटेल दित्ती है। पर एक गल तां हैगी है लोकतंत्र दी, धरती ते तां आए ने थल्ले। ये सुखबीर बादल होरां नूं ब्लाक समति दा पता ही नहीं हुंदा सी पहलां की हुंदी है। हुण मोटरसाइकिल ते फिरदा सी किसे नाल, सारा टब्बर फिरदा है, बीबा जी भी फिरदे ने, मुंडा भी विच फिरदा, प्रचार करदा। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਗੇ ਇਹ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਲੈ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਓ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਓ। ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, टोटल 347 जोन ने जी, 347 जोन जिला परिषद दे, ते इहदे च 331 इंडियन नेशनल कांग्रेस दे लड़ रहे ने,
298 अकाली दल ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, 215 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, 50 ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, 143 ਅਦਰਸ, ਟੋਟਲ 1396, 347 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੋਟਲ 1396 ਇਹਦੇ ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਪਟੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਤਲਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਉਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾ, ਬਦਮਾਸ਼। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਉਤਰ ਆਇਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ। ठीक है, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ मैं भी ਸੀਗਾ जी, मैं भी। अब चलिए आगे बात बिजनौर की करते हैं, जहां पर चांदपुर क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ में एक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया, जहां पर पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर चांदपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही कोर्ट में भी पेश किया है। थाना चांदपुर ग्राम हैजरपुर से एक व्यक्ति के द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से बताया गया कि गांव के रहने वाले एक अभियुक्त जिसका नाम जितेंद्र है, उसके द्वारा उनकी पुत्री जिसकी उम्र करीब 11 वर्ष 7 माह है, उनके साथ अश्लील हरकतें करना, छेड़छाड़ करना तथा जबरन बलात्कार करना तथा जान से मारने धमकी देना आदि आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा इस संबंध में साक्ष्य संकलन करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना चांदपुर पुलिस के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड लेकर के जेल भेज दिया गया है। अब चलिए बात करते नोएडा की, जहां पर एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के दौरान दो पक्षों के बीच में अचानक से विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई है, जहां 4 दबंगों ने 2 युवकों को सिनेमा हॉल के अंदर ही बेरहमी से पीटा। घटना के दौरान फिल्म देख रहे दर्शकों ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों पक्षों के कुल 5 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। ये मामला नोएडा थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सेक्टर 135 का बताया जा रहा है। तो नोएडा का ये पूरा मामला, वहां पर एक सिनेमा हॉल में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। यहां पर 2 युवकों के साथ में जमकर मारपीट की है। अब आगे बात करते हैं लखनऊ की पंचायत चुनावों के बैलेट पेपर को लेकर सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में यह सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र यूपी सरकार से जवाब मांगा है। राज्य निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा गया है। बैलेट पर चुनाव चिन्ह होने,
इसके साथ ही नोटा नहीं होने को लेकर आपत्ति जताई गई है। मतदाताओं में भ्रम, अधिकारों के उल्लंघन का ये मामला है। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी। बैलेट पेपर को लेकर सुनवाई हुई है। बड़ी खबर लखनऊ से, पंचायत चुनावों के बैलेट पेपर पर यह सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में ये सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा गया है। बैलेट पर चुनाव चिन्ह होने, साथ ही नोटा नहीं होने को लेकर भी जवाब मांगा गया है। यानी कि ये भी कहा गया है कि ऐसे में मतदाताओं को भ्रमित करना, साथ ही अधिकारों के उल्लंघन को लेकर भी यहां पर हवाला दिया गया है। तो पंचायत चुनावों में बैलेट पेपर को लेकर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में ये सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र के साथ ही यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग से भी यहां पर जवाब मांगा गया है। बैलेट पर चुनाव चिन्ह होने के साथ नोटा नहीं होने को लेकर भी जवाब मांगा है। तो हाईकोर्ट में ये जो अगली सुनवाई है वो 6 हफ्ते के बाद होगी। तो पंचायत चुनावों के बैलेट पेपर पर यह सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में ये सुनवाई, जहां पर कोर्ट ने केंद्र के साथ राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। राज्य निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा गया है। बैलेट पर चुनाव चिन्ह होने और नोटा ना होने को लेकर जवाब मांगा गया है। मतदाताओं में भ्रम, अधिकारों के उल्लंघन को लेकर भी पूरे तरीके से इसको लेकर जवाबदेही तय की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनावों के बैलेट पेपर पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।